नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। आज हम महादेवी वर्मा की एक बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली रचना भक्तिन की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कागज पर तो एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो लेखिका और उसकी सेविका के बीच के रिश्ते को दिखाता है, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, और असाधारण शब्द यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिश्ता उस समय के किसी भी सामाजिक खांचे में फिट नहीं बैठता। न ये पूरी तरह से मालकिन नौकरानी का है, न माँ बेटी का, ये कुछ अलग ही है। असल में ये कहानी 20वीं सदी की शुरुआत के भारतीय समाज में एक स्त्री के अकेले संघर्ष, उसके स्वाभिमान और उसकी पहचान की लड़ाई का एक जीवंत दस्तावेज है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भक्तिन सिर्फ एक किरदार क्यों नहीं, बल्कि अपने आप में एक संस्था है। कहानी में जाने से पहले मुझे लगता है हमें कहानीकार को भी समझना होगा, महादेवी वर्मा। हाँ, जिन्हें हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। बिल्कुल। और ये छायावाद क्या है? मेरा मतलब, कई सुनने वालों ने ये शब्द सुना होगा, पर शायद इसका मतलब उतना साफ ना हो। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो छायावाद साहित्य की वो धारा है जिसमें कवि और लेखक बाहरी दुनिया से ज्यादा अपनी अंदरूनी भावनाओं, कल्पनाओं और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य पर जोर देते हैं। अच्छा। इसमें एक तरह की दार्शनिक खोज और रहस्य का भाव होता है। महादेवी वर्मा की लेखनी में ये गहराई तो है, लेकिन साथ ही समाज के शोषित और पीड़ित तबके के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, एक गहरी संवेदना भी है। वो सिर्फ लिखती नहीं थी, उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके जमीनी स्तर पर महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत काम किया। और यही संवेदना हमें भक्तिन की कहानी में हर कदम पर महसूस होती है। तो चलिए भक्तिन से पहली मुलाकात करते हैं। जब वो पहली बार लेखिका के पास नौकरी के लिए आती है तो उसका हुलिया बड़ा दिलचस्प बताया गया है। हाँ, छोटे कद, दुबले शरीर, पतले होठों पर एक दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक अजीब सी समझदारी। और यहीं पर कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है। उसका नाम? हाँ, उसका असली नाम था लक्ष्मण, यानी लक्ष्मी, धन की देवी जी। लेकिन उसका पूरा जीवन इस नाम का एक क्रूर मजाक था। वो घोर गरीबी और अभाव में जी रही थी, इसीलिए वो किसी को अपना असली नाम नहीं बताती थी। उसे लगता था कि ये नाम उसकी असलियत पर व्यंग्य कर रहा है। हाँ, और उसने महादेवी वर्मा से बाकायदा प्रार्थना की कि वो इस नाम का इस्तेमाल कभी ना करें। यहीं पर महादेवी वर्मा की संवेदनशीलता दिखती है। वो उसकी भावनाओं का सम्मान करती हैं और उसकी कंठी माला देखकर उसे एक नया नाम देती हैं, भक्तिन। और ये नाम उसे इतना भाया कि वो गदगद हो उठी। बिल्कुल। ये नामकरण सिर्फ एक सुविधा नहीं थी, ये उनके रिश्ते की नींव थी। एक मालकिन ने अपनी नौकरानी को उसकी पहचान से जुड़ा सबसे बड़ा तोहफा दिया, एक ऐसा नाम जिसे वो इज्जत से अपना सकें। यहीं से ये रिश्ता एक औपचारिक नौकरी से कहीं ज्यादा व्यक्तिगत हो गया। बिल्कुल। लेखिका भक्तिन के इस जटिल और संघर्ष भरे जीवन को समझने के लिए उसे 4 हिस्सों या परिच्छेदों में बांटती हैं। और भक्तिन के इस मजबूत चरित्र को समझने के लिए हमें वहीं से शुरू करना होगा जहां से उसकी लड़ाई शुरू हुई, उसके बचपन से। उसका बचपन ही दुखों की नींव पर बना था। एक प्रसिद्ध सूरमा की इकलौती बेटी होने के बावजूद मां की मृत्यु के बाद सौतेली मां का व्यवहार उसे पराया बना देता है। 5 साल की उम्र में शादी और 9 साल की उम्र में गौना। ये आंकड़े आज हमें चौंकाते हैं, पर उस दौर में यही हकीकत थी। और सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात तो ये है कि उसके पिता की मृत्यु की खबर भी सौतेली मां ने उसे तब दी जब वो एक दुखद समाचार बन चुकी थी। उसे मायके भेजा गया, ये कहकर कि जाकर सबसे मिलाओ, लेकिन उसे असलियत नहीं बताई। और जिस तरह उसे ये पता चला, वो समाज की संवेदनहीनता को दिखाता है। गांव की सीमा पर लोगों की दया भरी नजरें और कानाफूसी सुनकर वह समझ गई कि कुछ अनिष्ट हुआ है। घर पहुंचने पर सौतेली मां का रूखा व्यवहार और पिता की मृत्यु का सच, ये एक बच्ची के लिए कितना बड़ा आघात होगा। ये दिखाता है कि उस समाज में एक लड़की की भावनाओं का कोई मोल नहीं था। वो बस एक वस्तु थी जिसे एक घर से दूसरे घर भेज दिया जाता था। लेकिन कहानी का दूसरा अध्याय दिखाता है कि भक्तिन सिर्फ परिस्थितियों की मारी का सहाय लड़की नहीं है। ससुराल में जब वो एक के बाद एक 3 बेटियों को जन्म देती है तो उसे अपनी सास और जेठानियों से बहुत उपेक्षा मिलती है जिनके बेटे थे। उस पितृसत्तात्मक समाज में ये एक बहुत बड़ा अपराध था।
सास ने 3 कमाऊ वीरों को जन्म दिया था। जेठानियों के भी बेटे थे, जिन्हें लेखिका मजाक में काक भुषुंडी जैसे काले लाल कहती हैं, और भक्तिन को खोटे सिक्कों की टकसाल जैसे ताने सुनने पड़ते थे। और घर के काम और खाने पीने में भी भयंकर भेदभाव था। जेठानियां दूध मलाई खाती और भक्तिन को रूखा सूखा मिलता। सही बात है। लेकिन यहाँ एक चीज थी जो उसे टूटने नहीं देती, उसके पति का प्यार। वो अपनी पत्नी के परिश्रम और बुद्धिमानी की कदर करता था। वो उसे बहुत प्रेम करता था, और इसी प्रेम के बल पर भक्तिन ने परिवार से बंटवारा करवाकर अपना अलग घर बसा लिया। हाँ, और दोनों की मेहनत से उनका घर परिवार समृद्ध भी हो गया। लेकिन ये सुख भी ज्यादा दिन नहीं टिका। महज 29 साल की उम्र में भक्तिन विधवा हो गई। और यहीं से उसका असली संघर्ष शुरू होता है। परिवार वालों की गिद्ध दृष्टि अब उसकी संपत्ति पर थी। उसकी हरी भरी खेती, गाय भैंस, फलदार पेड़। और यहां हमें भक्तिन का विद्रोही और वो लड़ाकू रूप देखने को मिलता है। जब परिवार वाले उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उस पर अपने जेठ के साले से दूसरी शादी का दबाव डालते हैं, तो वो साफ इनकार कर देती है। वो दहाड़ कर कहती है, हम कुकुरी बिलारी न होए, तुम्हारे पचेई की छाती पे होरा भुंजब और राज करब। वाह! उसने समाज के नियमों को धता बताते हुए अपना सिल घुटा लिया और एक तपस्विनी की तरह अपनी बेटियों और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का प्रण लिया। ये एक जबरदस्त प्रतीक है। सिर घुटाना उस समाज में विधवापन का चिन्ह था, लेकिन भक्तिन ने उसे अपनी स्वतंत्रता और विद्रोह का हथियार बना लिया। ये उसका समाज को संदेश था कि मैं अब किसी पुरुष के अधीन नहीं हूं, मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगी। पर दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसकी बड़ी बेटी भी विधवा हो जाती है, और यहां से कहानी अपने सबसे स्याह मोड़ तीसरे परिच्छेद में पहुंचती है। रिश्तेदार फिर से साजिश रचते हैं। जेठ के बेटों की नजर अब भी संपत्ति पर थी। उन्होंने विधवा बेटी की शादी अपने तीतर लड़ाने वाले आवारा साले से करवानी चाहिए, ताकि सब कुछ उनके कब्जे में आ जाए। लेकिन बेटी भी अपनी मां की तरह ही तेज थी। उसने साफ मना कर दिया। इसके बाद जो होता है वो दिखाता है कि पुरुषवादी समाज अपनी सत्ता बचाने के लिए किस हद तक गिर सकता है। एक दिन जब भक्तिन घर पे नहीं थी, वो आवारा लड़का जबरदस्ती उसकी बेटी के कमरे में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। और लड़की ने उसकी जमकर पिटाई की, लेकिन जब तक दरवाजा खुला उसके समर्थक गांव वालों को इकट्ठा कर चुके थे। और यहाँ पंचायत का जो फैसला आता है वो सिर्फ अन्याय नहीं है, वो सत्ता का बेशर्म प्रदर्शन है। पंचायत ने सच जानने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि चूंकि दोनों एक कमरे से निकले हैं, इसलिए अब उन्हें पति पत्नी की तरह ही रहना होगा। उन्होंने अपने इस घटिया फैसले पर धर्म का मुलम्मा चढ़ाते हुए कहा कि यही कलयुग के दोष का परिमार्जन है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब न्याय का मतलब सच खोजना नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना था, भले ही वो व्यवस्था एक औरत की जिंदगी और उसकी इज्जत को कुचल दे। बिल्कुल। पंचायत ने लड़की की मर्जी, उसकी अस्मिता, सबको ताक पर रखकर एक बलात्कारी को ही उसका पति बना दिया। इस घटना ने भक्तिन को तोड़ दिया। घर में कलह रहने लगी, दामाद कोई काम नहीं करता था। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लगान न चुका पाने के अपमान में जमींदार ने भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। ये अपमान वो सह नहीं पाई और कमाई की तलाश में शहर आ गई। और यहीं से भक्तिन के जीवन का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है, लेखिका महादेवी वर्मा के साथ। हाँ, और यहाँ जो रिश्ता बनता है वो बहुत ही अनोखा और दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि आमतौर पर लोग शहर आकर बदल जाते हैं, पर भक्तिन ने शहर को ही बदल दिया। वो अपने देहाती रहन सहन और खानपान से धीरे धीरे शहरी लेखिका को ही अधिक देहाती बना देती है, लेकिन खुद पर शहर की हवा जरा भी नहीं लगने देती। हाँ, मतलब लेखिका को मकई का दलिया और बाजरे के पुए खाने पड़ते हैं, पर भक्तिन ने शहर का रसगुल्ला तक कभी नहीं चखा। बिल्कुल। और उसकी अपनी एक अनोखी अर्थव्यवस्था भी थी। लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को उठाकर किसी मटकी में छिपा देना और पकड़े जाने पर उसे चोरी नहीं बल्कि संभाल कर रखना बताना। हाँ, वो उसका अपना रिजर्व बैंक था, और उसका तर्क भी जबरदस्त था कि ये कोई चोरी थोड़ी है। ये दिखाता है कि उसका लेखिका के घर और सामान पर कितना अधिकार भाव था। वो उसे अपना ही घर, अपनी ही संपत्ति समझती थी। उसका ये तर्क देना कि ये मेरा घर ठिकाना है, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया, ये उसके अपनेपन का सबूत है। और जब भक्तिन अपने सिर घुटाने को तीरथ गए मुंडाए सिद्ध
कहकर सही ठहराती है, तो क्या ये सिर्फ एक भोला तर्क है या ये दिखाता है कि कैसे आम लोग शास्त्रों को अपनी सुविधा और अपनी लड़ाई के लिए तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करते हैं? ये बहुत गहरी बात है। ये भोलापन नहीं, ये जबरदस्त व्यवहारिक बुद्धि है। भक्तिन को पता है कि समाज शास्त्र के आगे सिर झुकाता है, तो वो अपना खुद का शास्त्र गढ़ लेती है। तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, ये किस शास्त्र में लिखा है कोई नहीं जानता, पर भक्तिन के लिए यही ब्रह्म वाक्य है। ये दिखाता है कि वो नियमों को मानती नहीं, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से मोड़ लेती है, जो उसकी विद्रोही प्रकृति का एक और उदाहरण है। इन सब छोटी बड़ी बातों के बीच उनका रिश्ता मालिक और नौकर के रिश्ते से बहुत आगे निकल गया। लेखिका खुद लिखती हैं कि मैं चाहकर भी भक्तिन को हटा नहीं सकती, और वो मेरे चले जाने का आदेश पाकर भी अवज्ञा से हंस देती है। ये कैसा रिश्ता है? ये मानवीय संवेदना और आत्मीयता का रिश्ता है। भक्तिन लेखिका के जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गई थी। वो उनके लिखने पढ़ने के समय रात भर जागती, उनकी किताबों को सहेजती, उनके साथ बद्री केदार की मुश्किल यात्रा पर जाती, जहां वो हट करके लेखिका के आगे चलती ताकि रास्ता साफ रहे। ये सेवा नहीं थी, ये समर्पण था। सबसे मार्मिक क्षण तो तब आता है जब दूसरे विश्व युद्ध के डर से लोग शहर खाली कर रहे होते हैं। भक्तिन लेखिका को अपने गांव ले जाने की जिद करती है और पूरा प्लान बताती है कि कैसे वो उनके रहने और लिखने पढ़ने का इंतजाम करेगी। और जब लेखिका पैसे न होने का बहाना करती हैं, तो भक्तिन जो करती है वो उस रिश्ते की पवित्रता को स्थापित कर देता है। वो अपनी जीवन भर की जमा पूंजी 5 BC और 5 रुपए यानी 105 रुपए जो उसने कहीं गाड़ कर रखे थे, लेखिका को देने की पेशकश करती है। अपनी कंजूसी के लिए मशहूर भक्तिन एक पल में अपनी सारी जमा पूंजी न्योछावर कर देती है। यह त्याग दिखाता है कि लेखिका का महत्व उसकी जिंदगी में पैसों से, सुरक्षा से, हर चीज से बढ़कर था। और एक आखिरी उदाहरण जो इस रिश्ते को अमर बना देता है, भक्तिन का जेल का डर। वो जेल के नाम से कांपती है, ऊंची दीवार देखकर ही बेहोश हो जाना चाहती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के कारण शायद लेखिका को जेल हो सकती है, तो उसका सारा डर गायब हो जाता है। वो बड़े लाट साहब यानी वाइसरॉय तक से लड़ने को तैयार हो जाती है। वो पूछती है कि लेखिका के साथ जेल जाने के लिए उसे क्या क्या सामान बांधना होगा। उसके लिए अन्याय ये नहीं था कि उसकी मालकिन को जेल हो रही है, उसके लिए सबसे बड़ा अन्याय ये था कि उसे अकेले बाहर क्यों छोड़ा जा रहा है। ये वो बिंदु है जहां स्वामी सेवक का भेद पूरी तरह मिट जाता है। भक्तिन लेखिका की परछाई नहीं, बल्कि उनका कवच बन जाती है। तो इन सब का क्या मतलब है? भक्तिन की कहानी सिर्फ एक संघर्ष की दास्तान नहीं है। ये महादेवी वर्मा का अपने ही जीवन में एक मौन सामाजिक प्रयोग है। वो दिखा रही हैं कि कैसे दो औरतें समाज के बनाए वर्ग मतलब मालिक सेवक, शिक्षा और संस्कृति के बंधनों को तोड़कर सिर्फ आपसी समझ और स्नेह पर आधारित एक नया अपरिभाषित रिश्ता गढ़ सकती हैं। ये अपने आप में एक विद्रोह है। बिल्कुल, और इसीलिए लेखिका कहानी का अंत यह कहकर करती हैं कि भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं से पूरी नहीं करना चाहती। ये एक बहुत गहरा वाक्य है। इसका मतलब है कि भक्तिन अब उनके जीवन का इतना जरूरी हिस्सा बन चुकी है कि उसकी कहानी को पूरा करने का मतलब होगा उसे खो देना। और भक्तिन के बिना महादेवी वर्मा का अपना व्यक्तित्व भी अधूरा है। ये रिश्ता इतना जीवंत है कि उसे अतीत बनाकर खत्म नहीं किया जा सकता। यह कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे जीवन में भी ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो किसी तयशुदा लेबल या परिभाषा में नहीं बंधते। वो कौन लोग हैं जो हमारे लिए परिवार की परिभाषा से भी बड़े हो जाते हैं, और आखिर वो क्या चीज़ है, स्नेह, सम्मान या एक दूसरे के संघर्षों की खामोश समझ, जो इन बेनाम रिश्तों को इतनी ताकत देती हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।